पूरे बिहार का विधानमंडल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था कि प्रधानमंत्री जी आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर जरूरत है और पूरे देश में जरूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, उस व्यवस्था उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो चुप रहे। लेकिन बिहार की जनता के दबाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, इस राज्य में होना चाहिए। दो चीजें मैं आपके समक्ष रखता हूं। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने, बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात, 52% की आबादी थी। आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था, क्योंकि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना था। वो एक लक्ष्मण रेखा थी। उस लक्ष्मण रेखा को जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई तो वो लक्ष्मण रेखा काफूर हो गई, वो खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है, उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए थे, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी। उसके लिए क्या आवश्यक था? एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। बिहार ने उस दिशा में पहल की और पहल मजबूती से की। भाजपा के हमारे साथियों को रिलक्टेंस था, बेबसी में ही सही ऑल पार्टी मीटिंग में वो आए। उन्होंने एक आध ऐसी बातें की जो मैं यहां करना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद उसके उनके अंतर विरोधों के ये कारवां चल पड़ा। लगभग आंकड़े पूरे हो गए। अब मैं आपको इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताता हूं। एक इंडिविजुअल पिटिशनर जाता है, एक संस्था जाती है जिसको कहते हैं हम यूथ फॉर इक्वालिटी। यूथ फॉर इक्वालिटी इज एक्चुअली यूथ फॉर इनइक्वालिटी। समता मूलक समाज की अवधारणा से ये मीलों दूर हैं। आप इनके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आरक्षण को लेकर के कितनी अशोभनीय टिप्पणियां करती है। अब वो संस्था जब जाती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट में जब वेकेशन से पहले एक इंटरिम सा स्टे था, मिठाइयां बांटी गई भाजपा कार्यालय में। ये मिठाइयां किसके आंसुओं पर आप बंटवा रहे थे? पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग। आप एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर माला चढ़ाते हैं और उनकी बात को आत्मसात नहीं करना चाहते हैं, उनकी बातें आपको चुभती हैं। तो मिठाइयां आपने बांटी, चलिए हमने कलेजे पे पत्थर रख लिया। फिर हाईकोर्ट ने वो जो इंटरिम था उसको हटा करके पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। अब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके साथ यूथ फॉर इक्वालिटी खड़ी होती है। और यकीन मानिए उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा जब मुकुल रोहतगी इसमें पैरवी करने पहुंच गए। मुकुल रोहतगी कौन है? इस देश के लीगल लुमिनरी होने के अलावा इस सरकार में, क्योंकि लीगल कामकाज को देख रहे थे, कभी इस भूमिका में कभी उस भूमिका में, उनको किसने खड़ा किया? क्या इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत है? क्या यह हमें स्पष्ट नहीं है कि येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री कार्यालय चाह रहा था कि चादर के पीछे पहले मुकुल रोहतगी को खड़ा करो, फिर वो उनकी बात नहीं मानी गई। कौन आया पता है आपको? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल का मंतव्य और वक्तव्य सरकार का मंतव्य और वक्तव्य होता है। अगर सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आकर के एफिडेविट देने की बात करते हैं और इसके वैधानिक पहलुओं पर बात करने की कोशिश करते हैं, तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और अमित शाह जी, आप दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फैसले करवा रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े हों और जन आकांक्षाओं की ये जो बड़ी लंबी लकीर खींची जा रही है बिहार में, उसको कुंद करें। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। ये समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार चाहता है। बीजेपी के लोगों के बौद्धिक क्षमता पे मुझे अब शक नहीं, पुख्ता यकीन हो चला है। एक होता है सेट, एक होता है सबसेट। सेट है जातिगत सर्वेक्षण, सबसेट है उसमें किसी एक जाति या जातियों के समूह, उपजातियों के बारे में बात करना। यहां सेट पे बात हो रही है, यहां आनी चाहिए बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि बीजेपी के लोगों को भी अगर समाज के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी के डर के बावजूद, अमित शाह जी के डर के बावजूद, तो वो खुल के बोलना सीखे हैं। खुल के बोलना बंद कर दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं ने। बिल्कुल, देखिए, नहीं सुन, मैं इनका सवाल ले लूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब आप कोई भी आंकड़ा कलेक्ट करते हैं तो उसको कोलेट किया जाता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं, 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, बीजेपी की सरकार ने आके क्या कहा पता है आपको? सदन में मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि डेटा करप्ट हो गया है। यहां डेटा करप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां डेटा करप्ट नहीं हुआ था, करप्शन यहां था। यहां का डेटा कोलेट होने के बाद, क्योंकि उसमें थोड़े एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट की भी जरूरत होती है, कई उपजातियां होती हैं, उन उपजातियों को जाति के समूह में रखना ये थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक होंगे, हर व्यक्ति देख सकेगा। मेरा मानना है कि जितनी आपके सवाल इससे पहले कि धूमिल हो आपके पास आ जाएगा। अब उनकी आशंका का इलाज किसी अस्पताल में, मेरे पास नहीं है। इस तरह के सवाल मनोरोगी पूछते हैं, और राजनीति में अगर किसी को मनोरोग हो जाए तो मैं उसके तो स्वस्थ होने की कामना करूंगा, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। अब सम्राट चौधरी जी, मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। त्रिकोणमिति के सवालों के भी आंकड़े 24 घंटे में नहीं होते, शायद उनको अनुभव नहीं होगा। जो कुछ जगता बाबू ने मांगा विधि सम्मत तरीके से मिला, और सवाल वो खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने नोटबंदी की आड़ में बोरी भर के रुपये से, बोरी भरकर देश के हर एक जिले में 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं। तो अंग्रेजी में एक फिल्म आई थी, लुक हु इज टॉकिंग, देखिए कौन बोल रहा है, बिना आईना रखे। प्रवक्ता महोदय, एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जाति गणना से जो है पिछड़ों को ऐसी भर्ती आउटसोर्सिंग तो हो रही है, जिसमें खास करके पिछड़ा और दलित का हक मारा जा रहा है। अगर आप पुलिस मुख्यालय भी जाइएगा तो वहाँ पर गार्ड SIS का है, पुलिस का नहीं है, तो आउटसोर्सिंग भी तो आरक्षण नहीं। आपने अगर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को 3 दिन पूर्व उनका वक्तव्य सुना होगा, तीन दिन पहले वक्तव्य सुना होगा, कुछ उस दिशा में भी चीजें अग्रसर हो रही हैं। इंडिया अलायंस की बैठकों में भी इस पर चर्चा हुई। चूंकि इस निजी क्षेत्र का साइज बढ़ता जा रहा है, तो बहुत जल्द आप उसमें भी संवैधानिक मूल्यों का प्रदर्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन देखेंगे। आप ऐसा कर रहे हैं ना, आप मुंबई की बैठक से पहले बैठक क्यों करवा रहे हैं? बैठक में कई दल होते हैं, सब दल मिल के फैसला लेते हैं, और हमारे यहाँ परिपाटी है कि सब बोलता है। उस दल की तरह नहीं है जहाँ एक बोलता है, बाकी सबका काम सुनना होगा। नहीं, अभी बैठक होने दीजिए ना मुंबई की। नहीं, मेरा मानना है कि वो उनके दल के नेता है ना, हर दल के की अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन इंडिया एक सामूहिक गठबंधन है, और सामूहिक गठबंधन में कार्यक्रम से लेकर के सारी चीजें उसी हिसाब से तय होती हैं। आज के दिन में मोदी जी की लड़ाई किससे है पता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग।
एक्सटेंशन नहीं, बल्कि हमने सुना है कि मोदी जी और अमित शाह जी की इतनी जानकारियां संजय मिश्रा जी के पास हैं कि उनके लिए एक नई संस्था बनाई जा रही है, क्योंकि यहां तो सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा नहीं 15 सितंबर के बाद। तो एक नई संस्था बन रही है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ईडी और सीबीआई होगी, और महापुरुष संजय मिश्रा जी को उसका भार दिया जाएगा। काम उनका ये होगा कि जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं और नेता हैं उनको किसी प्रकार परेशान करो, ताकि इंडिया गठबंधन केस मुकदमा में उलझा रहे और मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए चुनाव। और सवाल है कि एक मिनट दूसरे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत। एक बात आपको मैं बताऊं, मैं पहले बताऊं, नीतीश जी ने कई दफा खुद कह दिया, तेजस्वी जी ने कह दिया अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ना, प्रधानमंत्री जी को साबुन और शैम्पू का पाउच मत बनाइए। प्रधानमंत्री का पद लोकतंत्र की सामूहिकता का सवाल होता है। आत्ममुग्ध राजनीति से तानाशाह पैदा होता है। व्यक्ति विमर्श ने इस देश का नुकसान कर दिया है। हम सामूहिकता में ले जाएंगे, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स की बात होगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो संसद और संस्थाओं पे भारी पड़ जाए, जिसके सामने लोग जुबान न खोल पाए। आप कमाल बात कर रहे हैं, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप देखें ना, आपकी तमाम शंकाओं का इतना खूबसूरत समाधान होगा ना कि आप आकर के मुझे बधाइयां दीजिए।